हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स की एक शानदार पत्रिका कॉमिक्स 2000 का अंक 2। इससे पहले हम इस कॉमिक्स 2000 का अंक 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में कॉमिक्स 2000 की प्लेलिस्ट बना के पढ़ सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमिक्स 2000 का अंक 2। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार पत्रिका मनोज कॉमिक्स की मेरी मनभावन भी कॉमिक्स 2000। मनोज पब्लिकेशन की अनोखी प्रकृति, अनोखा संसार। कॉमिक्स 2000। कॉमिक्स 2000 के आगामी अंक में था बाउल का पुजारी। 100 साल पूर्व किए गए उसके अपराध उसे भारत से मिस्र खींच लाए। क्या ये उसके अपराध था? कौन था उसके पुनर्जन्म पर आधारित रोमांचक कथा जो इसमें हमें कॉमिक्स 2000 में मिलेगी। और यहीं पे हमें मिलेगी मुम्मू और छिपकली सिंह की एक कथा। और इसी में पढ़ेंगे हम पाकिस्तानी सेना का सैनिक बंदर स्वीडन जो था जान बचाने के लिए साथी पायलट करता है, मौत का बदला लेने के लिए आता है। खुलजा सिमसिम दरवाजे में फंस जाते हैं। टक्कर एक शानदार कॉमिक्स सन 2046 के रोबो मानवों के अत्याचार के खिलाफ सिर उठाया 4 मानवों ने। अब समय टक्कर का और टकराव का, युद्ध का। जासूस बनिए और भी लकी ड्रॉ जो हमें इस अंक में पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें पहली कॉमिक्स आती है बाउल का पुजारी। ये चूँकि इसके कुछ पेज कम हैं इसलिए हम ये कॉमिक्स आपको पूरी नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाउल का पुजारी में बस मिस्र मौत खींच लाई है उसे। समीर की कहानी सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। पुनर्जन्म की इसमें कथा थी। आपका क्या ख्याल है मिस्टर संजय? समीर साहब सच कह रहे हैं। पुनर्जन्म को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन समीर की कहानी सच्ची नहीं लगती। आई तभी वातावरण में एक जोरदार चीख उभरी। यह तो समीर की चीख है। कॉरिडोर में एक खूनी दृश्यता। आई खच्च। संजय की नजरें खूनी के चेहरे पर जमकर रह थी। हा 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 हा, गाल पर वही निशान है। ये पुनर्जन्म का बदला लेने के लिए आया था। फिर पलक झपकते ही वह खूनी अदृश्य हो गया था। अरे कहाँ चला गया वह? होटल के स्टाफ और यात्रियों ने मिलकर होटल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए जिसके गाल पर पुराने घाव का निशान हो। अब मुझे यह कहने में कोई संशय नहीं, समीर की कहानी सच्ची थी। मैंने उसके पिछले जन्म के शत्रु को अपनी आंखों से समीर की हत्या करते देखा है। अब आप विश्वास करें या ना करें यह आपकी मर्जी है। जी हाँ दोस्तों, संजय को मानने उसके पिछले, यहाँ पे जो हमने चीख सुनी थी कॉरिडोर में, संजय को मानने उसके पिछले जन्म का शत्रु आया था और मौत ले गई उसे। बाउल का पुजारी। ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त हुई थी है। अब इसके बाद इसमें आगे गाथा बढ़ती है ठगों का उस्ताद कॉमिक्स 2000 वॉल्यूम 2 की। राजा प्रताप काशी नगरी की गुप्तचर सेना का प्रमुख था। राजा प्रताप के कुशल नेतृत्व का परिणाम था जब जब राज्य के शत्रुओं ने काशी नगरी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब प्रताप बूढ़ा हो चला था और अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करता था। किंतु जब उसने इस विषय में काशी नरेश से बात की, वह बोले, राज प्रताप तुम पद त्यागना चाहते हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पद त्यागने से पहले तुम्हें अपनी गद्दी का दावेदार हमें सौंपना होगा। ठीक है महाराज, मैं किसी उपयुक्त पात्र की तलाश करता हूँ। अगले दिन पूरी काशी नगरी में की ओर से गणेश की ओर से घोषणा की गई। सुनो सुनो सुनो, महाराज का ऐलान सुनो। जो भी व्यक्ति लोटन जाट की गाय लक्ष्मी पंडित के खड़ा हुआ महाराज का नौरतन हार चुराने में सफल होगा वह एक भारी पुरस्कार का हकदार होगा। ढम 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 मुनादी की आवाज़ बेरोजगार नवयुवकों की एक टोली ने भी सुनी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरन चोरी और ठगी के धंधे में लिप्त थे। गोपाल नाम का एक युवक उस टोली का मुखिया था। दोस्तों सुना तुमने? यदि हम यह करने में सफल हो गए तो हमें इस पाप की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। तुमने ठीक कहा गोपाल उस्ताद, लेकिन चोरी चकारी के ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। यदि महाराज हमें कोई रोज़गार दे दें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन यह कार्य बहुत मुश्किल है भाइयों। आज तक कोई भी चोर इन कार्यों में सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सफल होना हो तो ईश्वर के हाथों में है भाइयों। सफल होना तो आता है। ईमानदारी का जीवन पाने के लिए ये कार्य करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। दृढ़ निश्चय कर अपने साथियों से अनुमति ले गोपाल अपने मकसद को पूरा करने निकल पड़ा। कॉमिक्स 2000 जुलाई 1995। उसका पहला निशाना लोटन जाट था जो दरीबा गांव का रहने वाला था। लोटन के पास गायों का एक विशाल रेवड़ था जिसे वह स्वयं ही चराता था और दिन रात उसकी रखवाली करता था। लेकिन दरीबा गांव पहुंचकर गोपाल उपयुक्त मौके की तलाश में लोटन पर नज़र रखने लगा। लेकिन लोटन को लगातार रात दिन अपने रेवड़ की निगरानी करते करते हैरानी की सीमा न बनी रही। कमाल है,
यह लोटन जात तो कभी सोता ही नहीं, अवश्य इसमें कोई भेद है और अपने मकसद में सफल होने के लिए भेद हराने में मुझे जानना होगा। अगले दिन लोटन जंगल में चारा चरती अपनी गायों की रखवाली पर खड़ा था तो अचानक वह एक आवाज़ गूंजी, लोटन। पुत्र लोटन, कौन है? हम कामधेनु गाय हैं। गाय है पुत्र, प्रणाम गौ माता। कामधेनु का नाम सुनते ही लोटन नतमस्तक हो गया। हम तुम्हारी गौ शक्ति को अत्यंत प्रसन्न है पुत्र, गौ भक्ति से, इसलिए हम तुम्हारे स्वप्न में आकर एक खजाने का पता बताना चाहते हैं। वाह माता, यदि ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हम तुम्हें कभी उस खजाने का पता बता देते पुत्र, लेकिन तुम हो कि दिन आठों पहर जागते रहते पहरा देते हो। यदि हमने तुम्हें एक पल के लिए भी कभी सोया देखा हो तो कभी स्वप्न में खजाने का रहस्य तुम्हें बता दिया होता। लगता है और लोगों की तरह आप भी धोखा खाएंगे गौ माता। दरअसल मुझे सोया देखकर कोई मेरी गाय चुरा कर न ले जाए, इसलिए मैं लाठी के सहारे खड़ा खड़ा सो जाता हूँ। इस तरह मैं देखने वाले को हमेशा गाय की चौकसी करता दिखाई देता हूँ। वाह पुत्र, तुम तो बहुत चालाक हो। खैर, हमें पता चल गया है कि तुम कब सोते हो, इसलिए हम तुम जैसे सोओगे हम सपने में आकर तुम्हें खजाने का पता बता देंगे। फिर आवाज़ आनी धीरे धीरे बंद हो गई। प्रसन्नता के झूमते लोटन ने तुरंत अपनी लाठी पर टेक लगाई और अब गौ माता बाद में खजाने के विषय में भूल न जाए, मुझे तुरंत सो जाना चाहिए। कुछ पलों बाद लोटन जो है सो चुका था। खर खर खर, और इसी पल गायों के रेवड़ गाय से छिपा गोपाल उठ खड़ा हुआ और चुपचाप 5 गाय होकर वहाँ से रवाना हो गया हाँक कर वहाँ से रवाना हो गया। गोपाल को गायों के आवाज़ आते देखकर साथी आश्चर्य का, वाह उस्ताद, तुमने तो कमाल कर दिया। यह तो हमारी पहली सफलता है। मित्रों, अभी तो मुझे लक्ष्मी पंडित की नड़ाऊ और महाराज का नौरतन हार प्राप्त करना है। अगले दिन गोपाल लक्ष्मी पंडित के गांव पहुंच गया और निगरानी करने लगा, लेकिन लोटन की तरह पंडित भी हर समय अपनी खड़ाऊ से चिपका देखकर उसे निराश होना पड़ा। वास्तव में हीरे जवाहरात से जड़े हुए खड़ाऊ पंडित जी को किसी राजा ने भेंट किए थे। सुंदरता में अनुपम उन कीमती खड़ाऊ की पंडित जी अपनी पोथी पत्र से भी ज़्यादा रक्षा करते थे और जब कभी उन्हें उतारते तो हाथ में ले लेते। लेकिन गोपाल ने भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने जल्दी योजना बनाई। वह सूझ गई तरकीब। अब पंडित जी को भी अपनी खड़ाऊ नहीं बचा पाएंगे। पंडित लक्ष्मी अपने गांव में प्रवचन देने दूसरे गांव जाते थे, लेकिन साथ में जैसे ही वे दूसरे गांव जाने के लिए जंगल से गुजरे, अरे यहाँ भगवान शिव की मूर्ति किसने स्थापित की? मूर्ति देखकर पंडित जी हजरत में दुविधा पड़ गए। भगवान को प्रणाम किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता और खड़ाऊ हाथ में पकड़कर प्रणाम नहीं कर सकता। मजबूरी है, खड़ाऊ उतारने ही पड़ेंगे, लेकिन इन्हें रखूँ कहाँ? लक्ष्मी पंडित ने उधर नज़र घुमाई और कोई नज़र ना आया तो सिर्फ कुछ पल की बात है, भगवान को प्रणाम कर फिर पहन लूँगा इन्हें। अपने खड़ा उतार कर पंडित जी मूर्ति के नाम निष्कर्ष है, ओम नमः शिवाय। भगवान की मूर्ति को प्रणाम करके जब पंडित जी रास्ते से पलटे, हे भगवान मेरे खड़ाऊ जाने का दुख पंडित जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश होकर गिर पड़े। उधर खड़ाऊ प्राप्त करने के पश्चात गोपाल खुशी की से सफलता रास्ते में चल रहा। हाँ, अगर पंडित जी के रास्ते में भगवान की मूर्ति स्थापित करने की तरकीब न सोचता तो यह खड़ाऊ कभी हासिल न कर पाता। अब गोपाल का अगला शिकार थे काशी नरेश, जिनके गले से उसे नौरतन हार चुराना था। वह हार चुराना अत्यंत कठिन होगा। नवग्रहों के प्रतीक नवरत्नों से जुड़े उस दिव्य हार को काशी नरेश कभी अपने गले से नहीं उतारते। राजधानी पहुंचकर गोपाल काशी नरेश की निगरानी करते लगा और तभी उसे पता चला कि महाराज हर रात्रि भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गोपाल ने एक योजना बनाई और अगली रात महाराज का भेष धारण करके राष्ट्रीय वस्त्र पहनकर सड़क पर घूमने लगा। इतनी रात गए एक युवक को अपना भेष धरे देखकर घूमता देख काशी नरेश चौंक उठा। अरे ये युवक तो हूबहू हमारा भेष धरे घूम रहा है, हमें इससे मिलकर जानना होगा ये किस फिराक में है। यह सोचकर गोपाल के पास पहुंचे। श्रीमान, आपकी वेशभूषा तो राजा महाराज जैसी है, क्या आप किसी राजपरिवार से संबंध रखते हैं? अरे नहीं मित्र, ये सब सामान तो किराए का है, यूं ही लोगों को रौब डालने के लिए पहन लिया है। तभी गोपाल काशी नरेश की राजमुद्रिका देखकर चौंकाने का शानदार अपने कहा, अरे वाह मित्र, तुम्हारी मुद्रिका तो बहुत शानदार सोने की है, तुम्हारे हाथ में शानदार मुद्रिका आई कहाँ से? गोपाल की बात सुनकर काशी नरेश को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। सोने की मुद्रिका मेरे भाग्य में कहाँ मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह लोगों पर रौब झाड़ काटने के लिए नकली स्वर्ण मुद्रिका पहने घूमता हूँ। ओहो, तो यह मुद्रिका नकली है, लेकिन एकदम असली ऐसी लगती है। जरा दिखाना तो, मैं भी जरा देखूँ इन वस्त्रों के साथ ये मुद्रिका कैसी लगती है। उसने हिचकिचाहट देखा। गोपाल ताने देते हुए बोला, तुम तो
डर रहे हो मित्र? मैं कौन सा तुम्हारी नकली मुद्रिका लेकर भाग जाऊंगा? एक पल के लिए पहनकर देखूंगा और वापस कर दूंगा, दिखाओ ना। गोपाल की मिन्नतों से पसीज कर काशी नरेश ने नाम मुद्रिका दिखाई। वाह, इन वस्त्रों के साथ मेरी हाथों में कितनी सज रही है। लाओ मेरी मुद्रिका वापस कर दो। काशी नरेश का इतना ही कहना था कि गोपाल ने झटपट उन्हें दबोच लिया और कहने लगा, चोर 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 चोर। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों के लोग निकल आए। अंधेरे में गोपाल की वेशभूषा देखकर सबने उसे नरेश कहा, महाराज की जय हो। हमारे लिए क्या होगा महाराज? अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। पकड़ो इसे, ये हमारा हार चुरा कर भाग रहा था। गोपाल की बात सुनकर सब चीख उठे। काशी नरेश, आप लोग इनकी बातों में आइए, झूठ बोल रहा है काशी नरेश। हमें कौन झूठ बोल रहा है ये पता चल जाएगा। जरा कोई प्रमाण तो देना काशी नरेश होने का। प्रमाण है, हमारी ये मुद्रिका जो तुम्हारी उंगली में है। इतना सुनना ही था कि भड़क उठे लोग। हमें मूर्ख बना रहा है। अबे महाराज की मुद्रिका अगर महाराज की उंगली में नहीं होगी तो क्या तुझ जैसे कंगले के हाथ में होगी? लेकिन फिर भीड़ ने काशी नरेश को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उन्हें दबोच कर गले से हार निकाल कर गोपाल के हाथ में दे दिया। ये लीजिए महाराज अपना हार। गोपाल ने हार अपने गले में डाला और ठाठ से चलता बना। इस चोर को बांध कर रखना, हम महल में पहुंचते ही इसे बंदी बनाने के लिए सैनिक को भेजेंगे। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब भी कोई महाराज को गिरफ्तार करने नहीं आया तो लोगों को असलियत का पता चला। क्षमा महाराज क्षमा, हमें इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस ठग की योजना इतनी शानदार थी कि कोई भी धोखा खा सकता था। अगले दिन गोपाल ने राज दरबार में पहुंचकर सारी बात बताई। हम तुम्हारी साथ चतुराई और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न है गोपाल, अतः हम तुम्हें राज्य की गुप्तचर सेना का प्रमुख बनाते हैं। धन्यवाद महाराज। लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? अगर वे सब पुनः ठगी ना करने की सौगंध लें तो हम उन्हें अपने राज्य की गुप्तचर सेना में भर्ती कर सकते हैं। ऐसा ही होगा महाराज। मेरे साथी अपने उस्ताद का कहा कभी नहीं टालेंगे और गुप्तचर के कहने पर इसकी सीधी सारी ठगी छोड़कर गुप्तचर सेना में भर्ती हो गए और गोपाल को स्वयं राज प्रताप से ने गुप्तचर सेना प्रमुख को बताया और आसन पर बिठाया। कभी ठगों का उस्ताद कहे जाने वाला गोपाल आज से काशी नगरी की गुप्तचर सेना का उस्ताद होगा। समाप्त। पजल 2000। यह चित्र प्राचीन रोम नगरी का है जिसमें एक सैनिक रोम शहर की ओर जाते दिखाई दिया है। इस चित्र में एक बहुत बड़ी गलती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह गलती क्या है? बताइए बताइए बताइए, ध्यान से देख के बताइए, कमेंट बॉक्स में। दूसरा में यह है जासूस करमचंद एक खतरनाक कातिल का पीछा करते हुए बस अड्डे तक पहुंचा, लेकिन कातिल भीड़ का लाभ उठाकर शहर से बाहर जाने वाली बस में सवार होकर यात्रियों की भीड़ में जा मिला है। पर करमचंद जी के पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके आधार पर कातिल को पकड़ा जा सकता है। जैसे कातिल के पास कैमरा नहीं है, वह किसी सहयात्री को नहीं जानता, उसने धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ, वह घायल भी नहीं है, उसके हाथ में एक बैग है। क्या आप इन जानकारी के आधार पर भीड़ में छिपे कातिल को ढूंढने में करमचंद की मदद कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करिए, देखिए इसमें है तो सही, कहीं ना कहीं कातिल छुपा है। आगे है मिस्टर पिंटो एक आर्टिस्ट हैं। कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने अपने मकान का एक मॉडल तैयार किया। देखें चित्र ए। लेकिन उसने शरारती बेटे ने उस मॉडल के टुकड़े अलग करके उसे लगभग पहले जैसे दिखने वाले अन्य मॉडल टुकड़ों के देखें चित्र बी के साथ रख दिया है। अब आप इन मिनटों को बता सकते हैं कि चित्र बी में दिखाए गए तीनों मॉडल के टुकड़े अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड समूह में से उसका मॉडल किस समूह के टुकड़ों से निर्मित होगा? ये फर्स्ट है, ये मॉडल, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये बनाया चित्र ए और ये चित्र बी में हमें इन टुकड़ों से मॉडल बनाना है। तो किससे जो पूरा होगा? तो ये आप मुझे जो है देख के बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा इसका आंसर है। इसके बाद चौथा 2,7,25,28,45 क्वेश्चन मार्क 17 क्वेश्चन मार्क। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है चित्र में दिए गए रिक्त स्थान अर्थात उन खानों में जहाँ प्रश्न चिन्ह का चिन्ह बना है 2,7, 25, 28, 45 की संख्या इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि हल करने पर सम स्तर व सीधी पंक्ति का योग 4 व 56 ही आए। करके देखिए। देखो दोस्तों, ये पज़ल 2000 में आपका पुनः स्वागत है, परंतु इन सभी चारों पज़लों का हल कीजिए और हमारे जवाब फ़ौरन लिख दीजिए। ये जवाब हमें 15 जुलाई 1995 तक पेज नंबर 65 पर छपे पज़ल कॉमिक्स नंबर 2 के प्रवेश कूपन पर अवश्य प्राप्त होना चाहिए। बिना कूपन व देर से प्रवेश टोनियाँ शामिल नहीं की जाएंगी। कूपन से प्राप्त होने वाली चारों पज़ल्स के सही जवाब आपको प्रविष्टियों द्वारा ड्रॉ 20
करके प्रत्येक विजेता को 250 का नगद इनाम दिया जाएगा। इनाम अगस्त 1995 में भेजे जाएंगे। प्रतियोगिताओं का हल नाम अंक नंबर 5 में छापे जाएंगे। प्रतियोगिता परिणाम के संबंध में किसी पाठक का कोई ऐतराज व दावा गैर कानूनी माना जाएगा। इस संबंध में जो है किसी प्रकार का विवाद न्याय केवल दिल्ली रहेगा। ये अपने इस पते पे मनोज पब्लिकेशन, शक्तिनगर, दिल्ली 11,007। दोस्तों यहाँ आपको जो है टाइम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। अगर आपको जाना है 1995 में, अगर आप टाइम ट्रैवल करके 1995 में जाते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, ताकि मैं कॉमिक्सों के 8-10 बोरे मंगाने हैं, 8-10 बोरे भर के कॉमिक्सें मंगानी है, क्योंकि उस ज़माने में भर के कॉमिक्सें थी। अगली कॉमिक्स आती है खुल जा सिम सिम। बूढ़े प्रोफेसर पासी को कोठी का मुख्य द्वार छोड़कर पिछली ओर से आते थे। योगेश चौंका था। दरवाजा छोड़कर इधर कहाँ जा रहे प्रोफेसर? हम पिछली खिड़की से घर में दाखिल होंगे। खिड़की से क्यों? या तो आपका अपना घर है। घर तो मेरा ही है, लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उसके लिए राजदारी जरूरी है। फिर प्रोफेसर का अनुसरण करते हुए योगेश किसी खिड़की पर चढ़ने लगा। पता नहीं क्या दिखाना चाहता है ये सन की बुड्ढा। भीतर पहुंचकर प्रोफेसर ने खिड़की के बंद करके चिटकनी लगा दी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है प्रोफेसर। घबराओ मत यंग मैन, मेरे पीछे चले आओ। कमरे से निकलकर वह ड्राइंग रूम पहुंचा। प्रोफेसर सीधा एक चित्र की ओर गया। बेटी रंजना, देख योगेश आया है। मुझे रंजना की मौत का बहुत दुख है प्रोफेसर। होना ही चाहिए, आखिर तुम उसके दोस्त थे। खैर आओ मेरे साथ, अब मैं तुम्हें वह चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। घर तहखाना, हाँ नीचे मेरी वर्कशॉप है, चले आओ। भीतर घुसकर प्रोफेसर ने अलमारी को वापस करके उस स्थान पर खिसका दिया था। नीचे कॉरिडोर था, मगर उसमें कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता। यहाँ तो रास्ता बंद है। प्रोफेसर वर्कशॉप कहाँ है? अभी दिखाता हूँ। प्रोफेसर पासी ने जोर से ताली बजाई और खुल जा सेम सेम। अगले पल घर। अरे ये क्या चमत्कार है? चमत्कार नहीं यंग मैन, ये जादू जो तुम देख रहे हो वास्तव में साउंड इंजीनियरिंग में मेरी दक्षता का परिणाम है। आओ अंदर चलो। फौलाद के बने उस कक्ष के अंदर प्रविष्ट होकर प्रोफेसर वासी ने पुनः एक बार फिर ताली बजाई और बोले, बंद हो जा सिम सिम। विज्ञान का चमत्कार देखकर योगेश हैरान था। कमाल है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्या दिखाने लाए हैं? कुछ दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यानपूर्वक सुनो। वह एक अंधेरी रात थी। शहर के बाहर हाईवे पर दौड़ती बस इस कार से किसी की चीखें उभर रही थी। छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। अचानक एक झटके से कार रुक गई। उसमें से भयभीत हिरणी की भांति दौड़ती एक युवती बाहर निकली। धाड़ मौत का भयानक उस साया उस मौत के पीछे लगा था। बचाओ! लेकिन उस बिराने में कौन उस अभागी की मदद करता? तुम बच नहीं सकती। नहीं, भगवान के लिए मुझे मत मारो। कितनी दया शब्द से मानो वह दरिंदा परिचित नहीं था। ठक! उस मासूम लड़की के शरीर को चीर डाला जाल में। खच्चई! उसकी जान लेने वाले कातिल अंधेरे से गायब हो गए। अगली सुबह उस युवती की लाश पुलिस को मिली। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर पासी की बेटी है। बेटी की लाश देखकर मेरा कलेजा फट गया। रंजना मेरी बच्ची। धैर्य से काम लीजिए प्रोफेसर, कातिल बच नहीं पाएगा। हमें बताइए मिस रंजना इस अंधेरी रात में इस सुनसान सड़क पर क्या लेने आई थी? वह खुद नहीं आई थी इंस्पेक्टर साहब, उसे बुलाया था। मौत ने पुकारा था उसे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। प्लीज़ ज़रा साफ साफ बताइए। बताता हूँ इंस्पेक्टर, सुनो। कल रात डिनर के बाद जब मैं और रंजना ड्राइंग रूम में कॉफ़ी पी रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं देखती हूँ पापा, ट्रेन। फ़ोन रंजना के किसी परिचित का था। हाय, कैसे हो तुम? क्या इस समय? नहीं बाबा, बहुत रात हो गई है। बहुत अच्छा, ठीक है, मैं तुरंत जा रही हूँ। किसका फ़ोन था बेटी? मेरे एक दोस्त का पापा, उसने मुझे तुरंत बुलाया है और वह तुरंत ही मेरी कार लेकर चलती हुई। जल्दी लौट आना बेटी। लेकिन वह लौट कर नहीं आई। किसी जालिम ने मेरी बेटी को मार डाला। बू! हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। रंजना को फ़ोन करके बुलाया था, वही उसका कातिल है। पुलिस ने रंजना के सभी मित्रों से संपर्क किया, लेकिन फ़ोन करने वाले को नहीं ढूंढ सकी। फिर एक दिन, हमें अफसोस है प्रोफेसर, पुलिस कातिल को ढूंढ सकने में नाकाम रही है। रंजना मर्डर केस की फाइल बंद की जा रही है। ओह गॉड! योगेश की कहानी सुनकर प्रोफेसर ने लंबी सांस ली। इस प्रकार पुलिस ने मेरी बेटी के कातिल की तलाश बंद कर दी थी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सुराग था जिसके द्वारा मैं कातिल तक पहुंच सकता था। कैसा सुराग प्रोफेसर? वह सुराग भी मेरी साउंड इंजीनियरिंग से संबंधित था। दरअसल मेरे फ़ोन में एक ऐसा यंत्र अटैच था जिससे फ़ोन पर की गई बातचीत टेप हो जाती है। ओहो, तो क्या कातिल की आवाज़ उस टेप में रिकॉर्ड हो गई थी? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि वॉइस प्रिंट या आवाज़ का नक्श भी एक चीज़ होती है। जब कोई बात करता है तो उस यंत्र में उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव की छाप आ जाती है। यह बिल्कुल उंगलियों के निशान की तरह होती है। उसी वॉइस के प्रिंट द्वारा मैंने अपनी बेटी के कातिल को ढूंढ निकाला।
मैंने उसके सभी मित्रों और जान पहचान वालों को फ़ोन किया, उसकी बातें की जो मेरे यंत्र पर रिकॉर्ड हो गई। बाद में मैंने उन आवाज़ों के प्रिंट को कातिल के बारे के साथ मिलाकर देखा और कातिल को पहचान लिया। कौन है कातिल? कातिल तुम हो योगेश, तुमने मेरी बेटी का कत्ल किया है। यह क्या कह रहे हो प्रोफेसर? प्रोफेसर ने जेब से एक लिफाफा निकाला। तुम्हारे अपराध का सबूत इस लिफाफे में बंद है, जिसे दुनिया की कोई भी अदालत अस्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। अचानक ही योगेश की आंखों में शैतानी चमक कर आई। बकवास बंद कर बुड्ढे, मुझे कोई फांसी नहीं दे सकता। यानी तुम स्वीकार करते हो कि तुम अपराधी हो? हाँ, रंजना का कत्ल मैंने किया है, क्योंकि उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था, मेरा अपमान किया था। तो ये इस कत्ल की सजा भुगतने हुई कमीने। मैं यह सबूत पुलिस को देने जा रहा हूँ। मैं जाने दूंगा तब जाएगा ना, छोड़ दे मुझे। बुड्ढे, मुझे एकांत में यह सब बताकर तूने बहुत बड़ी भूल की। अब मैं इस सबूत को नष्ट करने के साथ साथ एक जान भी ले लूँगा, ताकि तू किसी को मेरा राज न बता सके। लेकिन प्रोफेसर की आंखों में मौत का भय नहीं था, वह योगेश की आंखों में देखकर मुस्कुराया। मुझे मार कर भी तू बच नहीं पाएगा कमीने, तुझे मेरी बेटी के कत्ल की सज़ा ज़रूर मिलेगी। चुप रहे बुड्ढे। अगले ही पल योगेश के मजबूत हाथों ने प्रोफेसर पासी का गला दबा दिया। प्रोफेसर पालिसी की लाश छोड़कर योगेश लिफाफे की ओर बढ़ा। इस लिफाफे में है वह सबूत। लेकिन लिफाफा खोलते ही योगेश बुरी तरह चौंक उठा। आए, यह तो पत्र है। सस्पेंस के सागर में डूबे योगेश ने पत्र पढ़ना शुरू किया। तुमने मेरी हत्या कर दी। यह बात इस बात का सबूत है कि तुम ही कातिल हो। दरअसल मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध कोई सबूत मौजूद नहीं था। मैंने अपनी बेटी के कातिल को ढूंढ निकालने के लिए यह तरकीब निकाली थी। उसके जिन जिन मित्रों पर मुझे संदेह था, उन्हें मैं इस कमरे में लाकर उन पर कातिल होने का आरोप लगाता था। जो निर्दोष थे, उन्होंने मेरा विरोध किया और इस लिफाफे को प्राप्त करने का प्रयास तक नहीं किया। मैं जानता था कि इस लिफाफे को वह प्राप्त करना चाहेगा जिसके मन में चोर होगा, जो मेरी बेटी को कातिल होगा। मैं यह भी जानता था कि कातिल मेरी भी हत्या कर डालेगा। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि कातिल अब इस कमरे में से बाहर नहीं जा सकेगा। इसे यहीं सड़कर मरना होगा, क्योंकि इस कोठी से फाटक पर ताला लगा है और ये समझते मैं शहर से बाहर गया हूँ। और जिस कमरे में तुम हो, उसका दरवाज़ा सिर्फ मेरी आवाज़ से खुल सकता है। लेकिन मेरी आवाज़ तो तुमने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मैंने अपनी बेटी के खून का बदला ले लिया। इसे तुम एक साउंड इंजीनियरिंग का प्रतिशोध भी कह सकते हो। पत्र पढ़कर योगेश का पूरा अस्तित्व कांप उठा। हुआ पागलों की तरह दीवार की ओर लपका। खुल जा सिम। मगर उस द्वार का मैकेनिज्म सिर्फ प्रोफेसर के वॉइस प्रिंट को पहचानता था। निराश होकर दीवार टकराने लगा। मुझे बाहर निकालो, बचाओ। और इधर प्रोफेसर पासी की खुली आंखें उसे तड़पता और बिलखता देख रही थीं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं समाप्त हुई और इसी के साथ हम कॉमिक्स 2000 का वॉल्यूम 2 का पार्ट 1 यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कॉमिक्स 2000 वॉल्यूम 2 के पार्ट 2 में। जब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। ऐसी कॉमिक्सों के लिए क्या सोचते रहते हो? देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।